नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। सभी भाई बहन सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो प्रकरण होगा वो सर्वनाम का होगा। तो सर्वनाम की बात करेंगे बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना। सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक होता है। किसे कहते हैं सर्वनाम, क्या होता है सर्वनाम, सारी बातें बड़े विस्तार से करेंगे। तो देखो, सर्वनाम का अर्थ क्या है, किसे कहते हैं सर्वनाम। तो आपको देखो नाम से पता लग रहा होगा इसके से। सर्व माने होता है सभी। ये किससे मिलके बना है? सर्व धन नाम से मिलके बना है। सर्व माने क्या होता है? सभी। सर्व माने क्या होता है? सभी। और नाम माने क्या होता है? संज्ञा। सभी संज्ञा ही क्या कहलाती हैं? सर्वनाम कहलाती हैं। सभी संज्ञा ही क्या कहलाती हैं? सर्वनाम कहलाती है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सभी संज्ञा ही क्या है? सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब आप एक बात बताइए, जब हमारे पास में हर संज्ञा के लिए या ऐसे कहीं हर शब्द के लिए संज्ञा थी, तो फिर सर्वनाम की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने कहा जैसे मोहन, तो मोहन में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मोहन है, सोहन है, पुस्तक है, पेन है, कॉपी है। हर चीज के लिए हमारे पास में कोई ना कोई संज्ञा थी। जब संज्ञा थी तो फिर सर्वनाम की क्या आवश्यकता पड़ी? तो किसी वाक्य में हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग कर देंगे तो उससे उसमें क्या आ जाता है? दोष आ जाता है, जिसे कहते हैं पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति दोष। तो एक ही वाक्य में बार बार एक शब्द का प्रयोग ना किया जाए, उसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मान लो आप कोई निबंध लिखते हो, तो आप जो निबंध लिखते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या देखी जाती है? आप जो निबंध लिख रहे हो उसमें आप किसी वाक्य का, किसी शब्द का बार बार प्रयोग तो नहीं कर रहे, उस शब्द की पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे। तो किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, एक ही वाक्य बार बार प्रयोग ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? पुनरुक्ति दोष नहीं होने देते, इसलिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनामों का। तो किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? सभी नाम। सभी नाम मतलब सभी संज्ञा। तो मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में, अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द की, किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें
सर्वनाम कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि किसी वाक्य में एक ही शब्द का अगर बार बार प्रयोग कर दोगे तो उसमें क्या है, एक दोष आ जाता है, पुनरावृत्ति दोष। तो वो दोष ना आए उसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे विजय जयपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। अब मैंने यहां क्या लिखा है, विजय जयपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। तो यहां पर विजय और जयपुर, तो विजय क्या है, संज्ञा है, विजय क्या है, संज्ञा है, और इधर जयपुर भी क्या है, संज्ञा है। तो ये दोनों क्या है, संज्ञा पद है कि नहीं है, विजय और जयपुर ये दोनों क्या है, संज्ञा है। और विजय और जयपुर के स्थान पे क्या आ रहा है, वह और वहां आ रहा है, वह और वहां आ रहा है। तो ये किसके स्थान पे आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर, वह और वहां। तो इस विजय के स्थान पे क्या आया, वह, और जयपुर के स्थान पे क्या आया, वहां। तो ये किसके स्थान पे आ रहे, संज्ञा के स्थान पे आ रहे। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगर मैं इसको कैसे लिख देता, विजय जयपुर रहता है, विजय जयपुर पढ़ता है, तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाता, क्योंकि एक ही वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं की जाती। उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये किसके स्थान पर आ रहे, संज्ञा के स्थान पर। अब मैं ऐसे कह देता, पिताजी लखनऊ रहते हैं, वे वहां नौकरी करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें मैंने लिखा पिताजी लखनऊ रहते हैं, पिताजी लखनऊ रहते हैं, वे वहां नौकरी करते हैं। अब पिताजी के स्थान पे क्या आ रहा है, हुए। अब देखो यहां पर समझना ध्यान से, तो एक तो क्या आया पिताजी और एक क्या आया लखनऊ, और इनके स्थान पे क्या आया, वे और वहां। तो मैंने क्या कहा, पिताजी लखनऊ रहते हैं, तो पिताजी के स्थान पे तो क्या आ गया, वे। पिताजी के स्थान पे क्या आया, वे, और इस लखनऊ के स्थान पे क्या आया, वहां। तो ये किसके स्थान पे आ रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां पर आपको हर बात को बड़े ध्यान से समझना है। अब मैं आपसे बात करूं सर्वनामों के भेद की, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनामों की कुल संख्या पूछे तो उत्तर इसका क्या देना है, 11 देना है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आगे, सर्वनाम के भेद। और सर्वनामों के भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सर्वनामों के भेद की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हम बात करेंगे सर्वनाम के भेदों की तो इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सर्वनामों के भेद कितने हैं, ध्यान से समझ लेना इस बात को। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना।
सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कैसे कैसे होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है, ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो इसका भेद होगा, सर्वनाम के 6 भेदों में सबसे पहला भेद कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा इसका भेद कौन सा होता है? निश्चयवाचक। दूसरा भेद कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बात करें इसके तीसरे भेद की, तो वो कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक। तीसरा भेद कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद में इसका जो चौथा भेद होता है वो कौन सा होता है? बात करें अगर चौथे भेद की, तो चौथा भेद कौन सा होगा? तो इसका भी ध्यान रखना है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। भेद अगर पांचवे की बात करें, तो पांचवा भेद कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका पांचवा भेद कौन सा होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। कौन कौन से हुए? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। लेकिन हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनामों की कुल संख्या पूछ ले, सर्वनामों की कुल संख्या पूछ ले, तो मैं यहां लिख रहा हूं विशेष करके, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनामों की कुल संख्या, हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो ये बात अब आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। 11 कैसे कैसे होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 11 कौन कौन से हैं? इन 11 को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। जैसे मैं, तो मैं कौन? उत्तम पुरुषवाचक का। तू किसका आएगा? मध्यम पुरुषवाचक का। मैं, तू। अब आदर के लिए तू के स्थान पे आप भी आ जाता है और तुम भी आता हो। मैं, तू, अब इसके आगे आएगा आप। तो मैं उत्तम पुरुष, तू मध्यम पुरुष, आप अन्य पुरुषवाचक। तो मैं, तू, आप। इसके बाद में क्या आएगा? यह, वह। मैं, तू, आप, यह, वह। पास के लिए यह, दूर के लिए वह। जो, सो, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। कोई, कुछ, कोई, कुछ। कोई, कुछ। कौन और क्या? कौन और क्या आएगा? और क्या। इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। मैं, तू, आप, तीन ही हो गए। यह, वह, जो, तीन ही हो गए। 6, सो, कोई, 8, 9, 10 और 1, 11। तो सर्वनामों की जो कुल संख्या पूछे तो 11 करना है, सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 करना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां तक समझ आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी।
तो मैंने आपको पहले कहा था कि हम हर चीज को बड़े विस्तार से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, पूर्ण मनोयोग से समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सर्वनाम के भेद 6 है, विशेष करके लिखते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कैसे कैसे होती है, कौन कौन से होते हैं, मैं वो लिख चुका। अब इसको विस्तार से एक एक से पढ़ेंगे, और इसका जो सबसे पहला जो भेद होगा वो कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसको कहते हैं, तो आपको अच्छे से पता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति या तो अपने लिए कर रहा हो, या फिर सुनने वाले के लिए कर रहा हो, या दोनों मिलकर किसी तीसरे के लिए प्रयोग कर रहे हो, वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं यहां लिख रहा हूं, समझना, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या कहा था मैंने, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए क्या किया जाता है, क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं लखनऊ रहता हूं। तो ये मैं किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, बोलने वाला वक्ता अपने लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये उत्तम पुरुष। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम कहां रहते हो, मैं लखनऊ रहता हूं, तुम कहां रहते हो। अब मैं किससे कह रहा हूं, तुमसे कह रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं, तो बोलने वाला वक्ता अपने लिए कर रहा, मैंने कहा मैं लखनऊ रहता हूं, तो मैं कौन हूं, उत्तम पुरुष। तुम कहां रहते हो, तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तो तुम कौन हो, मध्यम पुरुष। तुम कहां रहते हो, अब इसकी जगह मैंने पूछ लिया जैसे आप। अब ये जो आप शब्द है, अगर मैं इसको आप शब्द को तुम के स्थान पर प्रयोग करूंगा तो ये किस में आएगा, आदर में, तो ये मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको आदर ना देके मैं किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराऊंगा, ठीक है ना, तीसरे व्यक्ति का बोध कराऊंगा, तो कैसे कहूंगा, जैसे पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं। आप, अब ये आप शब्द किसके लिए आ रहा है, पटेल जी के लिए। मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं किसके लिए, पटेल जी के लिए, तो अन्य हुए नहीं हुए, तो ये किस में आएगा, अन्य पुरुष में। तो आप देश की एकता के सूत्रधार थे, आप देश की एकता के
सूत्रधार थे। हाँ, अब ध्यान देना है। मैंने कहा मैं लखनऊ रहता हूं, तुम कहां रहते हो? पटेल जी लौह पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार थे। अब जहां पे मैं आया, किसके लिए? बोलने वाले वक्ता अपने लिए कर रहा है, तुम किसके लिए? सुनने वाले श्रोता के लिए। और ये आप शब्द किसके लिए आया? किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो ये किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से समझ लेनी है। अब इसके आगे बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद कर दिए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। और 3 भेद कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इसका भी ध्यान देना। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की बात करें तो कौन से होते हैं? 3। तो देखो, एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद कौन सा होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। क्यों? कि जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करेगा उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए करेगा मध्यम पुरुष, बोलने वाला सुनने वाला तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे अन्य पुरुष। तो ये तीनों को ध्यान से समझना, जिसमें मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करे। तो मैं लिख देता हूं यहां, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, अब देखो, एक तो मैं ये होता है, एक मैं ये होता है, दोनों में अंतर है। ये कारक चिन्ह होता है अधिकरण का, अधिकरण मैं पर, और ये क्या है? 2 मात्रा जिसमें आ रही है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ध्यान देना इसमें। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम। अब मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये तो आएंगे एक वचन में। हम, हमें,
हमारा, हमको, ये किसके रूप में आएंगे? बहुवचन के रूप में। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। तो मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये तो एक वचन रूप है। हम, हमें, हमारा, हमको, ये कैसा रूप होगा? बहुवचन रूप। तो ये तो किस रूप में आए? एक वचन के रूप में। ये तो किसके रूप में आ रहे हैं? एक वचन में। तो जब एक वचन रूप होगा तो क्या आएगा? मैं, मुझे, मेरा, मुझको। और बहुवचन रूप होगा तो क्या लिखेंगे? हम, हमें, हमारा, हमको। ये बहुवचन रूप होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? इनको हम प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमने पता लगा लिया कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको। हम इनको वाक्य में प्रयोग करके भी प्रयोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, मैं अपने भाई से, या मैं अपने भाई का बहुत सम्मान करता हूं। अब ये कौन कह रहा है? बोलने वाला वक्ता। किसके लिए? अपने लिए। तो कौन सा हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। तो मैं अपने भाई का बहुत सम्मान करता हूं। अब ये किस में आएगा? मैं उत्तम पुरुषवाचक में। किस में आएगा? उत्तम पुरुषवाचक में। अब मैं इसके बाद मैंने लिखा, मुझे कल आगरा जाना है। तो मुझे, अब ये कौन कह रहा है? बोलने वाला वक्ता। किसके लिए? अपने लिए। कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक हुआ, नहीं हुआ? मैं, मुझे। आगे समझो। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? बोलने वाला वक्ता। किसके लिए? अपने लिए। मेरा। तो मैं, मुझे, मेरा। अब मुझको किसी से क्या मतलब? मुझको किसी से क्या मतलब? तो ये किसका बोध करा रहा है? अपने लिए। तो मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये किस में आ रहे हैं? एक वचन में। लेकिन जब इसको हम बहुवचन में लेंगे तो हमें किसी से क्या मतलब? तो मुझको के स्थान पर क्या होगा? हमें। क्या लिखेंगे इसको? हमें। तो ये बहुवचन रूप। हमें किसी से क्या मतलब? तो ये किस में आएगा? हमें। तो हमें क्या आएगा? उत्तम पुरुष। तो हमें, हमारा आपसे पुराना संबंध है। हमारा आपसे पुराना संबंध है। तो ये किसका बोध करा रहा है? तो यहां भी आपको ध्यान रखना। तो मैं, मुझे, मेरा, मुझको। तो हम, हमें, हमारा, हमको, ये सब किस में आ जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक में। क्योंकि इनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता किसके लिए करता है? अपने लिए। तो ये सब अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जब अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो ये सब किस में आएंगे? तो याद रखना, ये उत्तम पुरुषवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक। अब इसके आगे समझना। दूसरा भेद कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक। इसका जो दूसरा भेद होगा वो कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला जो व्यक्ति होता है
वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, तो वो किस में जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक में। तो मैं यहां लिख रहा हूं, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें कौन से आएंगे तो आपको अच्छे से पता है, जैसे जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको। अब इसमें क्या आएंगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको। और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आप। अब ये आप जो शब्द है इसका 3 स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। कितने स्थानों पर? 3 पर। एक तो यहां मध्यम पुरुषवाचक में आया है आदर के लिए। मैंने कहा राकेश तू कहां रहता है, और राकेश आप कहां रहते हो, तो तू के स्थान पे आप आया आदर के लिए। तो ये किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक में। तो तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप। अब मैं इनको वाक्य में प्रयोग करूंगा तो कैसे लिखूंगा? जैसे राकेश, ध्यान देना इसमें, जैसे राकेश तू कहां रहता है, राकेश तू कहां रहता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? प्रत्यक्ष प्रश्न किसके माध्यम से, कहां। अब किसके लिए कहा जा रहा है? तू शब्द आ रहा है, और ये तू शब्द किसके लिए आएगा? बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता से तो कहेगा, लेकिन जब आदर देता तो आपका प्रयोग करता, आप मध्यम पुरुषवाचक में आता आदर के कारण। तो ये भी ध्यान रखना, राकेश तू कहां रहता है। अब इसी जगह मैं इसको ऐसे लिख देता, मुकेश आप कहां जा रहे हो। अब देखो यहां पर तू के स्थान पर हमने किसका प्रयोग कर दिया? आपका। तो राकेश तू कहां जा रहा है, और राकेश तू कहां जा रहा है, इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? आप। किस लिए आया ये आप? आदर के कारण आया। किस लिए? आदर के कारण। तो तू, तुझे, और समझो, मैंने, तुझे कल भी समझाया था। तो मैंने कौन है? उत्तम पुरुषवाचक। और तुझे कौन है? मध्यम पुरुषवाचक। तो यहां तुझे किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक। मैंने तुझे, मैंने तुझे, मैंने उत्तम पुरुष, तुझे मध्यम पुरुषवाचक हो गया। तो तू, तुझे, तेरा, तुझको। अब तुम के समझ लेना, तुम अपना,
काम करो, तुम तुम्हारा मत कर देना, तुम अपना काम करो। तो यहां पर ये तुम किसके लिए आ रहा है? बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता कह रहा है। जैसे मैं कहूं तुम अपना काम करो, तुम कौन हो? मध्यम पुरुष। तो तुम अपना काम करो ये किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक में, ठीक है ना। तो तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारा, उससे क्या मतलब, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? तो वो प्रत्यक्ष प्रश्न पूछा इसलिए प्रश्नवाचक आया। तुम्हारा, अब मैं कह रहा हूं जैसे आपसे कह रहा हूं, तो ये तुम्हारा किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है वो किस में चले जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक में जाते हैं। तो ये सब किस में जाएंगे? मध्यम पुरुष। तो तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये सब किस में जाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। अब इसके आगे बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। इसका जो तीसरा भेद होगा वो किसका होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। तो देखो हमने क्या लिखा, जैसे इसकी परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? तो इसको भी समझना। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, और क्या आएगा? आप आएगा। अब ये आप किसके लिए आ रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराने के लिए। ये किसके लिए आ रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराने के लिए। मैंने क्या कहा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करे उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाले के लिए करे मध्यम पुरुषवाचक, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे अन्य पुरुषवाचक। अब ये यह, वह, ये, वे, ये अन्य पुरुष में भी आते और यह, वह, ये, वे इनका प्रयोग निश्चयवाचक में भी किया जाता है। यदि ये किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और किसी व्यक्ति का बोध कराएंगे अन्य पुरुषवाचक होगा। तो इतना अंतर आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसका यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसको भी आप ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। जैसे
तो वाक्य में प्रयोग कर देता हूं, जैसे समझना, यह मेरा भाई है। अब यह शब्द किसके लिए आ रहा है? भाई के लिए आ रहा है। अब यह शब्द भाई के लिए, मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं किसके लिए? कि यह मेरा भाई है। तो यह मेरा भाई है, इसका मतलब अन्य हुआ नहीं हुआ, और भाई है इसलिए क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। तो यह मेरा भाई है, तो ये अन्य पुरुषवाचक हुआ नहीं हुआ? वह तुम्हारी बहन है। अब वह शब्द किसके लिए आ रहा है? बहन के लिए आ रहा है। तो वह किसके लिए आया? बहन के लिए। मैं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, अब देखो, कोई पास होगा तो यह, दूर होगा तो वह। यह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है। ये मेरी माताजी है, वे तुम्हारे पिताजी हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो पास के लिए तो आएगा यह और ये, दूर के लिए आएगा वह और वे। एक वचन में आएगा यह और वह, बहुवचन में आएगा ये और वे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है। ये हमारी माताजी हैं। अब यहां पे क्या आया? माताजी के लिए ये। वे तुम्हारे पिताजी हैं। वे तुम्हारे पिताजी हैं। तो यहां पे क्या आया? यह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है। ये हमारी माताजी हैं, वे तुम्हारे पिताजी हैं। तो यह, वह, ये, वे, तो ये किसके लिए आते हैं? किसी अन्य व्यक्ति के लिए आते हैं। और किसी अन्य व्यक्ति के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है ये किस में चला जाएगा? अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है ना? आगे देखो, मैं और लिख रहा हूं, वह जो सामने खड़ा है, वह जो सामने खड़ा है, वह जो सामने खड़ा है आपका मित्र है। अब देखो, वह जो सामने खड़ा है आपका मित्र है। अब ये वह शब्द किसके लिए आ रहा है? मित्र के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? मित्र के लिए। मित्र क्या है? सजीव प्राणी है। तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। तो मैं कह रहा हूं, वह जो सामने खड़ा है आपका मित्र है। तो ये किस में गया? अन्य पुरुषवाचक में। तो यह, वह, ये, वे, अगर इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है अन्य पुरुषवाचक, वस्तु के लिए किया जा रहा है निश्चयवाचक। इतना ध्यान रखना है, ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने जो बात करी, किसकी करी? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने कितने भेद पढ़े? 3 भेद। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए कर रहा है उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए कर रहा है मध्यम पुरुष, दोनों मिलके किसी अन्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो किस में आएगा? अन्य पुरुषवाचक। अब इसके आगे समझो, अगला जो दूसरा प्रकार होगा पुरुषवाचक के बाद दूसरा जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा भेद कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं? तो ध्यान देना और ध्यान से समझना। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है। निश्चित व्यक्ति के लिए किया तो क्या हो गया था? अन्य पुरुषवाचक। वस्तु के लिए निश्चयवाचक। तो देखो, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग
किसी निश्चित, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, क्या कहा जा रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए, किसके लिए, वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसे यह, वह, ये और वे। तो देखो यह, वह, ये, वे का प्रयोग आपने अभी किस में किया था, अन्य पुरुषवाचक में। अब ये यहां भी आ रहा है, अगर इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया तब तो ये अन्य पुरुष हुए, वस्तु के लिए किया निश्चयवाचक। देखो अब इसमें समझना, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं जिनका ध्यान देना। जैसे यह मेरी घड़ी है। अब यहां पर जो यह शब्द आ रहा है किसके लिए आ रहा है, घड़ी के लिए। तो घड़ी क्या है, वस्तु है। तो अब ये किस में जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है, यह मेरी घड़ी है। अब यहां पर यह शब्द किसके लिए आ रहा है, घड़ी के लिए आ रहा है। और घड़ी क्या है, वस्तु है। तो ये निश्चयवाचक हुआ नहीं हुआ। मैंने लिखा वह तुम्हारी कुर्सी है। अब कुर्सी क्या है, वस्तु है कि नहीं। अब यहां पर जो वह शब्द आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, कुर्सी के लिए आ रहा है। और कुर्सी क्या है, वस्तु है। तो मैंने क्या कहा था कि यदि यह, वह, ये, वे, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होगा तो क्या होगा, अन्य पुरुष। वस्तु के लिए होगा तो क्या होगा, निश्चयवाचक। तो यह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारी कुर्सी है। अब ये वह शब्द किसके लिए आ रहा है, कुर्सी के लिए। तो जाहिर सी बात है ये भी वस्तु है। तो यह, वह, आगे लिखा ये हमारी पुस्तकें हैं, ये हमारी पुस्तकें हैं। अब यहां पर जो ये शब्द आ रहा है ये शब्द किसके लिए आ रहा है, पुस्तकें के लिए आ रहा है। अब पुस्तकें क्या है, वस्तु है। तो जाहिर सी बात है ये किस में जाएगा, निश्चयवाचक में। और इसी प्रकार मैंने लिख दिया वे तुम्हारे, वे तुम्हारी, या तुम्हारे लिख दो, वे तुम्हारे। अब देखो अब इसमें समझना, मैंने कहा ये तुम्हारी, मैंने कहा यह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारी कुर्सी है, ये हमारी पुस्तकें हैं। अब मैंने लिख दिया जैसे वे तुम्हारे कपड़े हैं, कपड़े लिख सकते हैं। अब कपड़े किस में आएगा, वस्तु में ही तो आएगा। वे तुम्हारे कपड़े हैं। तो यहां पर जो वे शब्द आ रहा है किसके लिए आ रहा है, कपड़ों के लिए। अब कपड़े किस में आएंगे, वस्तु में आएंगे। तो जाहिर सी बात है ये किस में चला जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अंतर क्या ध्यान रखना है, यह, वह, ये, वे। इनका प्रयोग किसके लिए हो जाए, व्यक्ति के लिए, अन्य पुरुष, वस्तु के लिए, निश्चयवाचक। अब कोई चीज पास में, मान लो ये पेन है मेरे पास है, तो मैं क्या कहूंगा, यह मेरा पेन है। अब इसको मैं दूर रख दूंगा तो क्या कहूंगा, वह मेरा पेन है। अब एक से दो हो जाती तो मैं क्या कहता, ये मेरे पेन है। इनको दूर रख दूंगा तो वे मेरे पेन है। तो एक वचन के लिए आएगा यह, वह। बहुवचन के लिए क्या जाएगा, ये और वे। पास के लिए आएगा यह और ये, दूर के लिए आएगा वह और वे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक में आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं रही होगी।
ध्यान व्यक्ति और वस्तु का रखना है, बस ये महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा इसका जो भेद होगा वो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान देना, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित, अब इसमें देखो किसी अनिश्चित व्यक्ति भी आएगा और वस्तु भी आएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बात समझ आई नहीं आई? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ और किसी, कोई, कुछ और किसी। तो कौन कौन से हो जाते हैं इसमें? कोई आएगा, कुछ आएगा और किसी आएगा। तो कोई, कुछ और किसी ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब कैसे इनका प्रयोग होगा अनिश्चयवाचक के रूप में, ये भी ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा घंटी बजी, कोई आया है। घंटी बजी, कोई आया है। अब यहां क्या कहा जा रहा है कि घंटी बजी, कोई आया है। अब कोई कौन आया है पता नहीं, अनिश्चित है, तो ये कोई किस में आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घंटी बजी, कोई आया है। मैंने कहा बाहर कोई बैठा है, बाहर कोई बैठा है। अब पता है क्या कौन बैठा है? नहीं। अब बाहर कोई बैठा है तो कौन बैठा है पता नहीं है, कोई बैठा है। अब कोई कौन होगा? कोई अनिश्चित व्यक्ति होगा, तो व्यक्ति हो सकता है। अब मैंने कहा बाहर कुछ पड़ा है, तो वस्तु भी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो बाहर कुछ पड़ा है तो ये वस्तु होगा, कोई बैठा है इसका मतलब व्यक्ति होगा। तो मैंने कहा घंटी बजी, कोई आया है, बाहर कोई बैठा है। आगे देखो, चाय में कुछ गिरा है। अब चाय में कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है। अब आप पक्का थोड़ी कह सकते हो कि मक्खी है या मच्छर है। भाई अगर आपको पता होता कि मक्खी गिरी है या मच्छर गिरी है तो कोई थोड़ी कहते चाय में मक्खी गिरी है, चाय में मच्छर गिरा है। नहीं पता, तभी तो आपने कहा चाय में कुछ गिरा है। तो ये कुछ किसके लिए आ रहा है? किसी अनिश्चित वस्तु के लिए। तो किसी वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, मक्खी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है। तो चाय में कुछ गिरा है। और देखिए इसमें अंदर कुछ पड़ा है। अब ये किस में आएगा? अनिश्चयवाचक।
तो अंदर कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है पता है क्या? नहीं है। तो कोई कुछ। अब इसी प्रकार किसी का प्रयोग, जैसे यह किसी की गाय है। अब ये किसके लिए आ रहा है? व्यक्ति मतलब प्राणी है गाय, तो यह किसी की गाय है। तो ये किसी, तो कोई कुछ और किसी, ये किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक। तो मैंने क्या कहा? यह किसी की गाय है, और इसी प्रकार मैंने लिख दिया वह किसी की पुस्तक है। अब ये वह शब्द किसके लिए आ रहा है? पुस्तक के लिए, तो वस्तु के लिए। तो यह वह ये वे, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो या फिर किसी वस्तु के लिए किया जा रहा हो। तो यहां पर कोई किसके लिए? कोई आया, अनिश्चित है, कौन आया नहीं पता। तो कोई बैठा है, पता नहीं कौन बैठा है। अब देना, ध्यान देना इसमें, चाय में कुछ गिरा है, क्या गिरा नहीं पता, अंदर कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता। यह किसी की गाय है, किसकी गाय है नहीं पता। वह किसी की पुस्तक है, किसकी है पता नहीं है, तो अनिश्चित है। तो ये ध्यान रखना, यदि यह वह ये भी, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया गया, तब तो ये किस में चले जाएंगे? तब तो ये किस में जाएंगे? अन्य पुरुष में। इनका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया तो ये जाएंगे निश्चयवाचक में। लेकिन कोई कुछ और किसी आ जाए, चाहे तो किसी व्यक्ति के लिए आ रहे हो या फिर किसी वस्तु के लिए आ रहे हो, ये किस में जाएंगे? तो ध्यान रखना है, ये अनिश्चयवाचक में जाएंगे, क्योंकि निश्चितता नहीं हो पाती किसका बोध हो रहा है। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चितता नहीं हो पाती है, वहां कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में अंतर समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अभी जो हमने चर्चा करी है वो किस किस की करी है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा तो मैंने आपको बताया था जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। सबसे पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाए वो क्या है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के हमने 3 भेद किए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता ने अपने लिए किया, उत्तम पुरुष, सुनने वाले के लिए किया, मध्यम पुरुष, दोनों ने मिलकर किसी तीसरे के लिए किया, अन्य पुरुष। उसके बाद में हमने बात किसकी करी थी? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी निश्चित किसके लिए किया जाए? वस्तु के लिए किया जाए, वो किस में जाएगा? निश्चयवाचक में। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह वह ये भी। अगर यह वह ये भी ये किसी व्यक्ति के लिए आए तब तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक। किसी वस्तु के लिए आए तो किस में जाएगा? निश्चयवाचक। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, पेन है, कुर्सी है, घड़ी है, फुटबॉल है, बॉल है, इसी प्रकार और भी खूब सारी पुस्तक है, पंखा है, ये किस में जाते हैं? वस्तु में। तो यह वह ये भी, इनका प्रयोग जब वस्तु के लिए होगा तो वो किस में चला जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हमने तीसरा भेद पढ़ा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित, अब व्यक्ति भी आएगा इसमें, वस्तु भी आएगी, अनिश्चित व्यक्ति के लिए, अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाए तो वो क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें कोई कुछ और किसी आता है। तो बाहर कोई खड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है, तो कोई कुछ और किसी ये किस में आते हैं? तो याद रखना, कोई कुछ और किसी ये अनिश्चयवाचक में आते हैं, क्योंकि ये निश्चितता का बोध नहीं करा पाते हैं। तो यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े ध्यान से समझनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगली कक्षा में इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।